तो 2024 के बाद में कोई चुनाव किसी तरह का इस देश में नहीं होगा। जो लोग एमएलए हैं, एमएलसी हैं, विधानसभाओं में, विधानसभाएं खत्म होंगी, एमएलए एमएलसी सब खत्म होगा, क्योंकि लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र स्थापित, तो कुछ नहीं बचेगा। और अगर वो आ जाते हैं तो केवल और केवल पुलिस राज होगा। प्रजातंत्र में केवल पुलिस की जरूरत होती है। प्रजातंत्र में अदालतों की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की जरूरत नहीं है, और अदालतों की जरूरत नहीं है तो वकीलों की जरूरत नहीं है। जब राजतंत्र स्थापित है, एक ही जगह से चलना है, तो विधानसभाओं की क्या जरूरत है? तो विधानसभा भी खत्म होनी है। नीचे जो आपकी नगर पालिकाएं हैं, जो आपकी पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, सब खत्म होंगी, कुछ बचेगा नहीं। लिख लेना जिस सिस्टमेटिक ढंग से वो लोग काम कर रहे हैं, और इस सब के लिए वो रात दिन काम करते हैं। और जब ये होगा तो शिक्षा भी खत्म होगी, शिक्षा की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज की तारीख में शिक्षा ऑलमोस्ट खत्म है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, उनकी सारी एड बंद की जा रही है, सब बंद किए जा रहे हैं, कुछ नहीं है। और जब ये होगा, और इसके अलावा जो रोजगार है वो रोजगार सब खत्म किए जा रहे हैं। सरकारी पद जितने खाली पड़े हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो भी रिटायर हो रहा भरा नहीं जा रहा। और जहां उन्हें चाहिए वो लेटरल एंट्री उन्होंने कर ली है, तो लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों को हर जगह बिठाया जा रहा है, हर जगह। कोई ऐसा विभाग नहीं बचेगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनेगा जहां पर आपको आरएसएस का, बीजेपी का व्यक्ति दिखेगा नहीं। हर जगह वो होगा, सारी कंट्रोलिंग पावर उनके पास। सरकार में जो टॉप मोस्ट आईएएस के पद हैं वो 4 होते हैं, जो टॉप, नीचे डायरेक्टर, उसके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, देन एडिशनल सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने सीधे लेटरल एंट्री से भर्ती शुरू कर दी, और उस ज्वाइंट सेक्रेटरी को ही उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। तो कहानी खत्म हो गई। और अब आईएएस के साथ साथ पीसीएस में भी शुरू हो गया। जो पब्लिक है उस पब्लिक को बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से भिखारी बनाया जा रहा है। जो गरीबों को अनाज देने वाली बात है, बड़ा ढोल पीटा जाता है जैसे कोई अपनी जेब से दे रहा है। सब आप ही का, हम सबका पैसा है, देश के लोगों का पैसा है, लेकिन दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन वो है क्या? आप में से कभी किसी ने देखा है कि जब मछली को पकड़ना हो तो क्या करते हैं? मछली को पकड़ना होता तो कांटा जो होता है ना, उस कांटे में चारा लगाया जाता है। मछली को वो कांटा नहीं दिखता, क्या दिखता है? वो चारा दिखता है। तो ये जो 5 किलो अनाज है, ये वो चारा है जो बीजेपी और आरएसएस का जो कांटा है उसके ऊपर लगा है, जिसमें वो कांटा उसको दिख नहीं रहा। जैसे ही वो चारा खाएगी मछली, वो कांटा उसके गले में फंस जाएगा, और उसके बाद मछली को खींच के, क्या होता मछली का, निकाल के उसकी गर्दन काटी जाती है पहले, और फिर उसको भून के, तल के, खा के खत्म कर दिया जाता है। यही वो चारा है जो फेंका जा रहा है, क्योंकि रोजगार खत्म कर दिए तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उस चारे का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो करना पड़ेगा ना, इसलिए वो चारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो फंसेगा इसमें उसकी मौत निश्चित, बचेगा नहीं। और क्योंकि 120 करोड़ लोगों को तबाह करना है, उन्हें गुलाम बनाना है, तो कोई भी नहीं बचेगा। जो लोग समझ रहे हैं कि मेरे पास घर बढ़िया है, मकान बढ़िया है, पक्का है, एसी लगा है, पंखा लगा है, पैसे भी पड़े हैं अकाउंट में, जमीन भी है, कुछ भी बचेगा नहीं। सब गिरफ्त में आएंगे। वो शेर नहीं है राहत इंदौरी साहब का कि लगेगी आग, तो है ना, कई घर आएंगे जद में। शहर में हमारा ही मकान थोड़ी है, सब क्या आएंगे घर, सब लोग। इसके अलावा जो सारी चीजें की जा रही हैं, आपने अब तक ईवीएम में गड़बड़ी सुनी थी, आपने शासन प्रशासन की गुंडागर्दी से किसी को जबरदस्ती जिता देना यह भी सुना था, लेकिन एमएलसी के पर्चे फाड़ दिए जाए। एमएलसी का कैंडिडेट अपना पर्चा भरने जा रहा है, उसको पकड़ के पीटा जाए, उसके पर्चे फाड़ दिए जाए, उसके कुर्ते फाड़ दिए
कि नाम वापस ले ले अपना। जो आपको दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा क्या? जो पूरी दुनिया को दिख रहा है, मतलब ये हाई कोर्ट को नहीं दिख रहा, हाई कोर्ट के जजेस को नहीं दिख रहा, जो आम आदमी को दिख रहा है वो क्या इन सारी संस्थाओं को, चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा, पुलिस को, प्रशासन को नहीं दिख रहा, पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा। तो कितनी भयानक स्थिति है कि एमएलसी तक का टिकट नहीं भरने दिया जा रहा। जिला पंचायत और ब्लॉक अध्यक्ष वाली तो सुनते थे, किया भी बीजेपी ने अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो पूरी तरह से हार गई बैलेट पेपर में, और जब जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनने आए और जब ब्लॉक के अध्यक्ष चुनने आए तो शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के दम पर 90% सीटें जो है उनके हाथ में चली गई। डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट को, नजरबंद कर दिया, टिकट ही नहीं भरने दिया। लेकिन एमएलसी के पर्चे ना भरने दिए जाए, उन्हें पीटा जाए, ये नजारा पहली बार देखा। इतनी भयानक स्थिति है। अब सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो चुनाव की क्या जरूरत है? मात्र 202 ही सीटों पर तो प्रशासन के माध्यम से गुंडागर्दी करनी है, क्या जरूरत है चुनाव? जब आप 10 एमएलसी के पर्चे वापस करवा सकते हो, पर्चे फाड़ सकते हो, तो 202 सीटों पर आप टिकट ही ना भरने दो एमएलए का, विधानसभा के चुनाव की क्या जरूरत है? अपने आप चुन के आ जाएंगे निर्विरोध, तो आपके इस चुनाव की भी क्या जरूरत है? और जो इतने बड़े प्रदेश में हो सकता है वो हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी चुन के आती है, चुनाव नहीं, राजतंत्र स्थापित होगा, मोदी राजा बनेगा, बाकी सब प्रजा गुलाम। ये तो क्या हम मुर्दे हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक व्यक्ति आगे या 2 व्यक्ति आगे जो मन में आए कर रहे हैं और हम सब उनकी हर बात को बर्दाश्त करते रहे, चुपचाप सहते रहेंगे? इतने कमजोर हैं हम क्या? जितने मुट्ठी भर लोग इस अन्याय और अत्याचार को अंजाम दे रहे हैं, इस देश के लोगों को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं, और जिनको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 0.5%, समझ रहे मेरी बात, 0.5% लोग भी, यानी 0.5% लोग भी जाग के खड़े हो गए, दावे के साथ कहता हूं, मोदी सहित उन सबको इस देश की धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। ये स्थिति है, पर हम लोग जागे नहीं। अभी सुबह एक सज्जन का मैसेज आया, मैं पढ़ रहा था, कह रहा साहब अभी मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी मैं जा रहा हूं वैष्णो देवी और वहां से आके आपसे मिलूंगा। फिर क्या मिलेगा मेरे से? अबे वैष्णो देवी जा रहा है, फिर मेरे से क्या मिलेगा तू? क्योंकि जो लोग तुम्हें गुलाम बना रहे हैं, तुम उन्हीं की व्यवस्था का पालन कर रहे हो, उसी को मान रहे हो, तो तुम्हारा अपना अस्तित्व कहां है? तुम्हारी अपनी व्यवस्था कहां है? तुम्हारा अपना कोई परंपरा, कोई कारोबार, कोई ढंग की कोई चीज है कहीं आपको? नहीं है। तो जो वो षड्यंत्र रच रहे हैं उसी के तुम हिस्सा हो, तो तुम्हें तो गुलाम बनना ही है, कोई रोक नहीं सकेगा। ये स्थिति हमारे सामने है सर। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, कई बार लोग मैं इस बात को मेरा अति आत्मविश्वास बोलते हैं, पर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये मानता हूं, फिर कह रहा हूं, आज इस हॉल में जितने साथी बैठे हैं, ये अगर वाकई में ईमानदार लोग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, उनमें मैं भी शामिल हूं, अगर हम सारे के सारे जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर हम ईमानदार हैं अपने प्रति, अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, इस देश के संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने के प्रति, मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले समय में, बहुत ही कम समय में, वो बवंडर इस देश में हम उठाने की ताकत रखते हैं जिसकी अंदर में बीजेपी का समय होगा, अगर हम ईमानदार हैं तो। और अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो कुछ भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी ईमानदारी के तहत हम पूरी ईमानदारी से आज ही से काम करेंगे, इसी पद से हम काम करेंगे। हम उसके लिए अब एक भी पल जाया नहीं करें। हमें कई लोगों ने
कहा, आपने राजनीतिक पार्टियों विपक्ष की जो है उनसे बात की, संगठनों से बात की। मैंने कहा भाई मैंने तो ओपन सबको निवेदन किया है, बिल्कुल खुला निमंत्रण है, तो जो चीज करोड़ों लोग देख रहे हैं तो वो भी देख रहे होंगे, उनको भी खुद नहीं आते हैं तो अपना कोई प्रतिनिधि भेजना चाहिए। अगर ईवीएम की लड़ाई है तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा तो उन्हीं की लड़ाई है भाई, उन्हीं की तो जो एमएलए एमपी बनने के लिए वो जो लड़ते हैं तो उन्हीं का तो सुपड़ा साफ होता है, तो उनको होना चाहिए, आना चाहिए। पर फिर भी अभी हम बात नहीं कर पाए क्योंकि जिस आंदोलन की हमने लोगों को आवाज दी है, हमारी जिम्मेदारी है पहले उसको हम ईमानदारी से पूरा कर लें और 2 तारीख के बाद हम उन जो राजनेता हैं तथाकथित उनसे भी बात करेंगे। हालांकि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उनमें से कोई आपका साथ देगा नहीं, किसी गलत फहमी में मत रहना। फिर भी लोगों की संतुष्टि के लिए, क्योंकि प्रमाण चाहिए ना, लोगों को सबूत चाहिए, तो हम बाकायदा लेटर लेके उन पार्टियों के नेताओं के पास जाएंगे, भैया इस लड़ाई में साथ दो। वो कितना साथ देंगे ये भविष्य बताएगा। हम जाएंगे जरूर, कहेंगे जरूर, बुलाएंगे जरूर, लेकिन वो आए या ना आए, प्लीज सर, बात प्लीज, वो आए या ना आए ये उनके ऊपर निर्भर है, पर हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे, उनको बोलेंगे जरूर, उनको कहेंगे जरूर। इसके अलावा साथियों, मैं और आप कितना भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां हैं जो नहीं आएंगी, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। हमारे विरोध में कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी उसी की बी टीम है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, किसी को शक नहीं है ना? तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इनसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इनके अलावा जो बाकी रह गए हैं उनमें से भी बहुतों को आप जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, कौन कौन आपके साथ में आ सकता है, क्योंकि लड़ने से पहले आपको यह जरूर मालूम होना चाहिए कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई क्या है, ये लड़ाई क्यों है, ये लड़ाई कितनी लंबी लड़नी पड़ सकती है, ये लड़ाई कितने झंझावातों से होकर गुजरेगी, कितने गोली से मारे जाएंगे, कितने जेल में बंद करे जाएंगे, कितनों की हड्डियां तोड़ी जाएंगी, कितनों को पैसे से खरीदा जाएगा, कौन आपके बीच में रह के गद्दारी करेगा, ये सारी चीजों का आकलन आपको होना चाहिए। यह भी होना चाहिए कि कौन विरोध में है और कौन आपके पक्ष में हो सकता है और कौन कहीं भी नहीं खड़ा होगा, ये सारी चीजों का पता होनी चाहिए। हम बहुत सोच समझ के हमने ये काम शुरू किया। जो बात एक और अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैंने एक योजना बनाई है, मैं समझता हूं वो आपके सामने शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में वो रखता हूं, और उसके बाद जो वक्ता है साथी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। उसमें क्या और बेहतर हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है, वो जरूर अपने सुझाव। योजना यह है साथियों कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास में, यानी हमारे पास में, और जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं उनके पास में 2 साल का समय है, तो काम भी समयबद्ध तरीके से ही करना होगा। अगर आप समयबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। मेरी बात तो कैसी लगेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक फिल्म देखी, मंगल ग्रह पे अभियान जाने की, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है, एक बड़ी बढ़िया फिल्म है, अक्षय कुमार है जिसमें और कई हीरो हैं। तो उस फिल्म में उन्होंने क्या काम करा, कुछ ही लोग थे साइंटिस्ट जिन्होंने तय किया कि यार हमें ये काम करना है। तो शुरू में तो जैसे नौकरी करने आए वैसे ही आए वो, लेकिन फिर उनको एहसास कराया गया कि नहीं, ये नौकरी नहीं है, तुम्हें जीवन में पहली बार ये मौका मिला है जिसलिए तुम वैज्ञानिक बने, तुम्हारी उस क्षमता का इस्तेमाल हो सके, तुम इस्तेमाल कर सको, जो तुम्हारा पैशन है वो पैशन, उसको अमली जामा आप पहना सको। तो उस फिल्म में जब वो सब लोग ये बात समझ गए कि नहीं, ये हमारी नौकरी नहीं है, ये हमारा मिशन है, ये जो अब तक हम जिस बात के लिए आए इस फील्ड में, उस प्रतिभा को दिखाने का मौका है हमें करना, तो उन्होंने
उसमें एक टाइम टेबल रखा कि इतने घंटे हमारे पास वहां जाने के लिए, जो मिशन लेके चल रहे हैं उसके लिए इतने घंटे हमारे पास। दिन भी नहीं उन्होंने नोट किए, उन्होंने घंटे नोट किए और उस घंटे को लेकर उन्होंने काम किया। वो केवल फिल्म नहीं है, फिल्म के रूप में तो हम सबके सामने आई, बट वो हकीकत है, ये हम सब जानते हैं। कौन कौन से वैज्ञानिक उसमें शामिल थे हम सब जानते हैं। तो इसको भी हमें एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा, मिशन के रूप में लेके चलना पड़ेगा। इतने समय में हमें ये काम करना है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं,